हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है अमेंडमेंट्स टू IS 456/2000, यानी नए इस कोड में जो समय समय पर संशोधन किए गए, जो अमेंडमेंट किए गए, आज उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनमें से कौन कौन से संशोधन हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तो वन बाय वन। सबसे पहले अमेंडमेंट 1 आया। ये जून 2001 में जारी हुआ और इसमें कुल मिलाकर 28 नंबर जो है करेक्शन किए गए या अमेंडमेंट किए गए। इसी तरीके से अमेंडमेंट नंबर 2 जारी किया गया इस सितंबर 2005 में। इसमें 14 नंबर अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट नंबर 3 अगस्त 2007 में जारी हुआ और इसमें कुल 18 नंबर जो है अमेंडमेंट किए गए। इसी तरीके से अमेंडमेंट नंबर 4 ये मई 2013 में लागू हुआ। इसमें 33 नंबर अमेंडमेंट हुए और अमेंडमेंट नंबर 5 जो कि जुलाई 2019 में लागू हुआ, इसमें केवल 3 संशोधन किए गए यानी अमेंडमेंट किए गए। तो ये तो संक्षिप्त परिचय है आईएस कोड 456/2000 में जो जो करेक्शन हुए, अमेंडमेंट हुए, यानी 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक। ये उनके टाइमिंग्स हैं और ये कुल करेक्शंस हैं या कुल संशोधन हैं जो कि इसमें किए गए। अब हम इनमें जो हमारे लिए आवश्यक संशोधन हैं, स्टूडेंट खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए या बेसिक प्रारंभिक अध्ययन के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट नंबर 1। जो अमेंडमेंट नंबर 1 आया, इसमें एक संशोधन है पेज नंबर 49 पर। इसका क्लाज है 26.5.3.2C2 और इस क्लाज के अंतर्गत जो एट प्रेजेंट आईएस कोड में जो लैंग्वेज लिखी है वो ये लिखी है, डायमीटर ऑफ पॉलीगोनल लिंक और लेटरल टाइज सेल बी नॉट लेस देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार एंड इन नो केस लेस देन 16 mm। ये भाषा या ये लैंग्वेज आज की डेट में इस कोड में IS 56 में मौजूद है। इस कोड में जो सब्स्टिट्यूट यानी करेक्शन करने के लिए बोला गया है वो करेक्शन है सब्स्टिट्यूट 6 फॉर 16, यानी इसमें जो 16 वर्ड है इसके स्थान पर 6 चेंज कर दें। यानी 6 चेंज कर देने से अब इसका एक्चुअली मतलब क्या हो गया, यानी करेक्शन के बाद अब इसका अर्थ क्या हो गया। इसको अगर हम, चूंकि हमारी बुक्स में हम फार्मूला लिखते हैं, जिस तरह से समझाते हैं, ये तो आईएस कोड की भाषा है। इसी भाषा को हम एक सिंपल वे में इस तरह से भी लिखते हैं, मिनिमम डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स के डाया का 1/4 और 6 mm। इन दोनों में से जो बड़ा हो उससे कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा मिनिमम डायमीटर है लेटरल टाइज का। तो यहां पर पहले कोड में 16 था, अब वो करेक्ट होकर के 6 mm आ गया है। तो ये है संशोधन, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। अमेंडमेंट 2 में एट प्रेजेंट कोई भी संशोधन इस तरह का नहीं जिसकी हमको जानना आवश्यक हो। उसमें संशोधन है, लैंग्वेज में संशोधन है, और वो लैंग्वेज में संशोधन जब हम स्टडी करते हैं या उससे रिलेटेड टॉपिक जब लेते हैं तब आवश्यकता पड़ती है। तो उस केस में हम देखा जा सकता है कि अमेंडमेंट 2 में क्या क्या करेक्शन है। फिलहाल तुरंत हमको प्रभावित करने वाले कोई इसमें करेक्शन नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए हम अगला अमेंडमेंट ले रहे हैं, अमेंडमेंट नंबर 3, और इसका पेज 45। पेज 45 पर क्लास 26(2)(5.1) और ब्रैकेट में ए, ये क्लॉज है। इस क्लॉज में जो लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है आज की डेट में, जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है, लैप स्प्लाइसिस सेल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। मतलब ये हुआ कि 36 मिलीमीटर व्यास से अधिक छड़ों में जो है लैप स्प्लाइस नहीं देना चाहिए। फॉर लार्जर डायमीटर बार्स में बी वेल्डेड इन, लेकिन ज्यादा व्यास की छड़ों में अगर लैप स्प्लाइस देना आवश्यक हो तो उनको वेल्ड किया जा सकता है।
और जहाँ पर वेल्ड करना संभव नहीं हो वहाँ पर इन बड़ी छड़ों में जो है तब भी अलाउ किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके आसपास एक स्पाइरल टाई से उसको इस तरह से लपेट करके बांध दिया जाए, ऐसे स्पाइरल के रूप में। अब यहाँ पर एक्चुअली पहले लैप स्प्लाइस का कंसेप्ट समझ लें। लैप स्प्लाइस एक्चुअली है क्या? ओवरलैपिंग ऑफ बार्स, इसी को हम लैप स्प्लाइस भी बोलते हैं। जो लैपिंग है यही हमारी स्प्लाइस भी कहलाती है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। तो ये लैप स्प्लाइस है, एक छड़ है, इसके ऊपर कितना लंबाई ओवरलैप की जाए, इस लंबाई से मतलब होता है, या इसका मेथड क्या है। तो ये तो था पहले 36 मिलीमीटर तक की छड़ के लिए था कि इससे कम व्यास की छड़ों में ये लैप स्प्लाइस दिया जाए, अधिक व्यास की छड़ों में लैप स्प्लाइस न दिया जाए। इसको करेक्ट करके अब जो सब्स्टिट्यूट की गई है लैंग्वेज, यानी आज की डेट में जो कहा गया है कि इसके स्थान पर ये लिखें, जरा इसकी लैंग्वेज देख लें क्या लिखने को कहा गया है। लैप स्प्लाइस शेल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 32 mm। यहाँ पर नोट करें 36 mm की जगह पर ये 32 mm हो गया, यानी 32 mm से ज्यादा व्यास की छड़ों में लैप स्प्लाइस नहीं देना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन तो ये है। लेकिन अगर इसमें दिया जाता है 32 mm से बड़ी छड़ों में अगर लैप स्प्लाइस दिया जाता है तो उसको वेल्ड किया जाए अथवा उसको मैकेनिकली स्प्लाइस कर दिया जाए। मैकेनिकली स्प्लाइसिंग से मतलब है कि उसको किसी भी यांत्रिक युक्ति के द्वारा आपस में मजबूती से जकड़ दिया जाए, यानी छड़ें एक दूसरे से स्लिप न हो सकें, हुक के द्वारा किसी भी के द्वारा उसको मजबूती से बांध दिया जाए, आपस में जकड़ दिया जाए, तो वो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कहलाती है। या तो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कर दी जाए या सिंपली वेल्ड कर दिया जाए। और अगर ये सब नहीं किया जाता है तो फिर इनका प्रयोग ही न किया जाए, यानी दिस इज द लैंग्वेज। तो एक तो ये चेंज हुआ है इसमें। पेज 46 पर क्लाज 26.3.3 और ब्रैकेट में 2, इसकी लास्ट लाइन यहां पर देखें। इसमें एग्जिस्टिंग लैंग्वेज क्या है फॉर स्लैब, ये स्लैब के बारे में ये चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको अच्छी तरह से मतलब याद रखना होगा। फॉर स्लैब के संबंध में है ये क्लॉज, और इसमें लिखा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रिइंफोर्समेंट बार्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर शैल नॉट बी मोर देन 5 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए सॉलिड स्लैब और 450 mm विच एवर इज स्मॉलर। ये हमारी लैंग्वेज वहां पर लिखी थी। सब्स्टिट्यूट की जगह पर, यानी जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोड ने रिकमेंड किया है अमेंडमेंट के अंतर्गत, उसमें लिखा है कि सब्स्टिट्यूट 300 mm फॉर 450 mm, यानी 450 mm जहां लिखा हुआ है इसमें, उसके स्थान पर 300 mm लिख लिया जाए लास्ट लाइन में। तो ये हमारा अमेंडमेंट है कि 450 की जगह पर 300। अब जरा इसको हम जिस भाषा में या जिस लैंग्वेज में अपनी बुक्स में स्टडी करते हैं या जिस रूप में हमको ये याद है उसको देख लीजिए कि यहाँ पर ये बार्स कौन सी होती हैं। प्रोवाइडेड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर, मतलब श्रिंकेज और टेम्परेचर के अगेंस्ट जिन छड़ों का प्रयोग किया जाता है इनको रेजिस्ट करने के लिए, वही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी कहलाती हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के नाम से जानी जाती है। तो यानी कहने का मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो मैक्सिमम स्पेसिंग का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो ये है कि द मैक्सिमम स्पेसिंग शैल नॉट बी ग्रेटर देन लेसर ऑफ 5D और 450 मिलीमीटर। ये आज भी सभी बुक्स में ज़्यादातर यही लिखा हुआ है, 450 मिलीमीटर और 5D। इनमें से जो कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको परिवर्तित करते इसकी भाषा के अनुसार ये जो है, अब क्या हो गया है, ये 5D और 300 मिलीमीटर, 5D और 300 मिलीमीटर, ये हो गया है। इन दोनों में से जो कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 5D या 300 मिलीमीटर। मेन बार्स में भी देखिए 300 मिलीमीटर ही था, आपको याद होगा, लेकिन यहां पर 3D था, 3D अथवा 300 मिलीमीटर ये मेन बार्स के लिए है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 5D, ये तो 5D हो गया, लेकिन ये हमारा 300 की जगह पर 300 ही रखा गया है इसको। ये पहले 450 था, अब उसकी जगह 300 मिलीमीटर किया गया है। ये है मेजर चेंज, जो कि अभी बुक्स में शायद नहीं मिलता है। कोई सॉल्ड एग्जाम्पल भी अगर हम कहीं तलाशते हैं
तो ज़्यादातर जगह अभी इसी से किया हुआ है, लेकिन ये करेक्शन हो चुका है, इसलिए आप इसको देखें। और अगर आपको एग्जाम में या कहीं भी इसको अप्लाई करना पड़ता है तो इसका रेफरेंस, इस करेक्शन का रेफरेंस जो है आप वहीं पर लिख दें, अन्यथा ये चांसेस हैं कि ये गलत भी किया जा सकता है। वैसे ये चेंज है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसी अमेंडमेंट में पेज 100 पर एनेक्स एच लगा हुआ है। 100 पेज पर कोड ने एक एनेक्स जे और ऐड कर दिया है अपनी तरफ से। एनेक्स जे है किसके बारे में? सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के बारे में है, यानी ऐसी कंक्रीट जो स्वयं जो है कंपैक्ट हो जाती है, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज दी गई हैं एनेक्स जे में। हम यहाँ टेबल नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि ये सीधे इसकी हमको तुरंत आवश्यकता नहीं होती है, या इसको प्रारंभिक गणनाओं में इस टेबल की जरूरत नहीं की जाती, हायर लेवल पर इसका यूज किया जाता है। तो फिलहाल ये एक चेंज था कि एच के बाद एक एनेक्स जे को भी ऐड किया गया है। अब इसके बाद अमेंडमेंट 4, इसमें देखें ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है। अमेंडमेंट 4 में पेज 16 पर टेबल 2 दी गई है जो कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में है। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट जो दिए गए हैं टेबल 2 के अंतर्गत, इसमें कंक्रीट को कई ग्रुप में बांटा गया है। कंक्रीट के ग्रुप हैं हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। 3 ग्रुप हैं कंक्रीट के, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसमें जो एग्जिस्ट में, जो वर्तमान में हमारे आईएस कोड में 456 में जो टेबल बनी हुई है वो आपको ये मिलेगी, जिसमें ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत M10, M15, M20 ये 3 ग्रेड की कंक्रीट आएगी। स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंतर्गत M20, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 तक की कंक्रीट जो है ये हमारी स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंतर्गत आती है। इसके बाद M60 से लेकर के M80 तक, यानी M60, 65, 70, 75 और 80 ये हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंतर्गत आती है। इस टेबल को चेंज किया गया है, इस टेबल में करेक्शन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। इस टेबल को अब इस रूप में लाए हैं। जरा देखिए क्या अमेंडमेंट हुए हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट के जो ग्रेड हैं हमारे M10, 15 और M20, ये इसके ग्रेड वही हैं जो कि हमारे पिछली टेबल में थे, यानी ऑर्डिनरी कंक्रीट के ग्रेड्स में कोई चेंज नहीं हुआ। केवल स्टैंडर्ड कंक्रीट का स्टार्टिंग हमारी M25 से है, इसकी भी स्टार्टिंग M25 से है, लेकिन यहाँ पर ये M60 तक जा रही है। इस केस में जो एग्जिस्ट कर रही वर्तमान वाली टेबल है उसमें M55 तक जा रही है। तो ये M60 ग्रेड को, जो कि पहले हाई स्ट्रेंथ में मानी जाती थी, अब इसको स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंतर्गत मान लिया गया है। तो इस तरह से ये हमारे ग्रेड आ गए स्टैंडर्ड कंक्रीट में। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो ग्रेड स्टार्ट होते हैं अब 65 से स्टार्ट हो रहे हैं। 65 से स्टार्ट होकर के 65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M100 तक, यानी ये ग्रेड और बढ़ गए। पहले ये ग्रेड केवल 80 तक थे, अब ये ग्रेड हमारे 100 तक कर दिए गए हैं, यानी 100 ग्रेड तक की कंक्रीट तैयार की जा रही है। तो ये हमारे परिवर्तन है इस टेबल के बारे में, यानी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बाद अगला है पेज 42 पर क्लास 26.2.1 नोट 1। इस क्लास में नोट के नीचे एक नोट लिखे हुए हैं, जैसे नोट लिखे रहते हैं, नोट 1, 2, 3। तो नोट 1, 2, 2 लिखे हुए हैं। तो नोट 2 के बाद एड न्यू नोट 3 आफ्टर नोट 2, यानी नोट 2 के बाद नोट 3 भी ऐड करें, ये कोड ने रिकमेंड किया। और क्या ऐड करना है नोट 3 के अंतर्गत वो यहां से देख लें। कोड 3 के अंतर्गत जो है इसमें ऐड करना है 3 नंबर पे, फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट ऑफ ग्रेड M15 विद नॉमिनल रिइंफोर्समेंट डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस में बी टेकन एज 1.0 न्यूटन पर mm²। इस कोड के अंतर्गत जो है M15 ग्रेड की सादा सीमेंट कंक्रीट के लिए जिसमें कि नॉमिनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया हो, उसका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का मान 1.0 न्यूटन पर mm² लिया जा सकता है। ये इस नोट का मतलब है। इसके बाद अमेंडमेंट 5
अभी अमेंडमेंट 4 चल रहा था, अब अमेंडमेंट 5 जिसमें केवल 3 करेक्शन किए गए हैं। पेज नंबर 13 पर ही तीनों हैं। तो पेज नंबर 13 पर पहला करेक्शन है 5.1A में। 5.1A क्या चीज़ है? एक्चुअली ये हमारा मटेरियल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन या डिटेलिंग है। तो जो मटेरियल्स में वो भी यहाँ पर सीमेंट की डिटेलिंग इस क्लॉज के अंतर्गत आती है। तो सीमेंट की डिटेलिंग से यहाँ पर तात्पर्य है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में किस किस प्रकार की सीमेंट का प्रयोग किया जा सकता है, उसी को ABCDEFGHI आदि के ग्रेड के क्रम में जो है अरेंज किया है कि इस ग्रेड की जो है कंक्रीट का हम या सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सीमेंट के ग्रेड्स हैं जिनका उल्लेख है, या सीमेंट किस प्रकार सीमेंट के बारे में डिटेलिंग है। तो उसमें सबसे पहला ए जो है, यानी सबसे नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है एट प्रेजेंट एग्जिस्ट में, वो ये लिखा था 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 269। ये लिखा हुआ है, कोड देखेंगे आज तो आज आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। अब इसको चेंज करके क्या बदल दिया गया, इसके स्थान पर ये सब्स्टिट्यूट करें, क्या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 269, यानी इसमें चेंज क्या हुआ, यानी केवल 33 ग्रेड शब्द को डिलीट कर दिया, बाकी हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 269 ये हमारा एज इट इज है, यानी है ये ग्रेड सब 33 ग्रेड हटा दिया गया है, बाकी लिख लिया गया है, बस ये केवल परिवर्तन है ए में। इसी के साथ इसी क्लाज में 5.1 के ही बी और सी में, बी में 43 ग्रेड का उल्लेख था, 43 ग्रेड, और सी में 53 ग्रेड का उल्लेख था। तो ये बी सी ग्रेड के जो सीमेंट है उसको पूरी तरह से डिलीट करने को कोड ने रिकमेंड किया है कि इसको डिलीट कर दीजिए, यानी ये वाली कंक्रीट जो है, ये वाली सीमेंट जो है यूज नहीं की जा सकती। ये 43 ग्रेड की जो सीमेंट है इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ना 53 सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्लाज वहां से हटा दिए गए हैं, यानी 43 और 53 ग्रेड। तो ये हमारे कुछ मुख्य अमेंडमेंट थे IS 456 2000 में। थैंक यू।